नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? योगी सरकार की जेल सुधार से लेकर आतंकी साजिश और फैमिली क्राइम तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सीएम योगी के जेल सुधार से जुड़े निर्देश की, जहां उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जेलों में सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और माफिया को ही रखा जाए। और क्या कुछ निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। दूसरी खबर मऊ गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी अचानक सपा दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष से 1.5 घंटे बंद कमरे में मीटिंग की। तो ऐसा क्या हुआ अब्बास अंसारी को जो वो दौड़े भागे सपा दफ्तर पहुंच गए, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। तीसरी खबर लखनऊ से, जहां आतंकियों ने सीरियल बम ब्लास्ट की बड़ी साजिश रची थी। खुलासे में पता चला कि कुछ आतंकी खंडारी बाजार, अमीनाबाद समेत भीड़ वाले इलाके की रेकी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इन आतंकियों के विधान भवन को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। और क्या कुछ एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा हुआ है, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात देवरिया, जब पत्नी ने भाइयों के साथ मिलकर पति की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या करने वाले आरोपियों का पुलिस ने सीएम योगी के स्टाइल में इलाज कर दिया। तो क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया और क्या कुछ मामला था, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की जेल विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बड़े और सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेल सिर्फ अपराधियों को बंद करके रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये सुधार, पूर्णवास और स्किल डेवलपमेंट का प्रमुख केंद्र बने। सिर्फ पेशेवर अपराधी, माफिया या बड़े गंभीर अपराध करने वाले लोगों को ही जेल में रखा जाए। छोटे मोटे अपराधियों के लिए ओपन जेल की परिकल्पना को जल्द से जल्द हकीकत में बदलने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग कैदियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों, बच्चों के साथ बंद महिला कैदियों और जो जमानत राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अलग अलग लिस्ट तैयार करने को कहा है। यही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, जेलों में स्वच्छता बनाए रखने, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने और तकनीकी सुधार जैसी सीसीटीवी, वायर फेसिंग आदि पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवर क्राउडिंग को और कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण और बैरक बनाने का काम तेज किया जाए। 2017 में जहां जेलों में ओवर क्राउडिंग 1.77 थी, वह अब घटकर 1.03 रह गई है। जेलों में योग, खेलकूद, कृषि, गोपालन और अन्य उत्पादक गतिविधियां बढ़ाई जाए, ताकि कैदी जेल से बाहर आने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का फोकस कैदियों के सुधार पर है, लेकिन माफिया और बड़े अपराधियों पर सख्ती बरकरार रहेगी। योगी सरकार जेल सुधार को मिशन मोड में ले रही है। खबरों में अब बात मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की, जो अचानक मऊ स्थित समाजवादी पार्टी के जीरा कार्यालय में जाकर पहुंच गए। अब्बास अंसारी का इस तरह अचानक सपा दफ्तर पहुंचना किसी आम मुलाकात का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वहां उन्होंने सपा के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव के साथ एक बंद कमरे में पूरे 1.5 घंटे तक बेहद गोपनीय और लंबी बैठक की। इस हाई प्रोफाइल बैठक के भीतर जो चर्चाएं हुई वो बेहद रणनीतिक थी। दोनों नेताओं के बीच मतदाता सूची को अपडेट करने, यानी कि एसआईआर, संगठन से जुड़े अंदरूनी मुद्दे, स्थानीय कार्यकर्ताओं की जमीनी समस्या और सबसे जरूरी रूप से आने वाले
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद विस्तार से रणनीति तैयार की गई। इस मुलाकात के बाद जब अब्बास अंसारी सपा दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने आवास पर हुई छापेमारी की खबरों को पूरी तरह खंडन कर दिया। कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसे एक अफवाह बता दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पूरा मामला कोर्ट और पुलिस की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और जैसे उन्हें कोई आपराधिक नोटिस मिलेगा वो उसका उचित और कानूनी जवाब दे देंगे। इस बीच दूसरी तरफ गाजीपुर पुलिस ने इस मामले में एक अलग और कड़ा रुख अपनाते हुए अब्बास अंसारी को एक नोटिस जारी कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक कानूनी पेचीदगी या सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल की राजनीति में एक नए समीकरण और भारी उलटफेर का साफ संकेत दे रही है। खबरों में अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। खुफिया इनपुट के अनुसार खूंखार आतंकियों ने लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट करने की एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती प्लानिंग तैयार की थी। इस पूरे काले मंसूबे के पीछे दिल्ली के कुख्यात लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन और उसका बेहद करीबी साथी मुजम्मिल शामिल थे। ये दोनों आतंकी लखनऊ में अपने पैर पसारने के लिए एक सुरक्षित हाइड आउट यानी कि छिपने के ठिकाने की तलाश में भटक रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि इन आतंकियों ने 25 से 30 अगस्त के आसपास लखनऊ के सबसे घनी आबादी और भारी भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाके जैसे खंडारी बाजार, IIM रोड, लालबाग, अमीनाबाद और ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा की बकायदा रेकी की थी, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके, जिस तरीके से लाल किला में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र कहे जाने वाले विधान भवन और बापू भवन जैसे सचिवालय जैसी अति महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें भी थी, जिन्हें उड़ाकर ये देश को दहलाने की फिराक में थे। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए परवेज नाम के एक स्थानीय मददगार ने आतंकियों के लिए लखनऊ में एक मजबूत लोकल नेटवर्क और स्लीपर सेल खड़ा किया था। सुरक्षा बलों के होश तब उड़ गए जब ये पता चला कि ये आतंकी अत्यंत विनाशकारी और घातक TATP जैसे विस्फोटक को खुद बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों का ये पूरा खतरनाक मॉड्यूल सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे AQIS से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और पूछताछ शुरू की तो उनके हाथ कई महत्वपूर्ण और देश विरोधी दस्तावेज लगे। हाईटेक टेक्नोलॉजीज वाले गैजेट्स, पुख्ता डिजिटल सबूत, सब कुछ बरामद हुआ। जांच का दायरा केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस आतंकी नेटवर्क के तार लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव समेत उत्तर प्रदेश के कई अन्य प्रमुख जिलों तक फैले होने की बात सामने आई है। अब जांच एजेंसी पूरी तरीके से इस खुलासे पर काम कर रही है, देख रही है कि और क्या कुछ इन आतंकियों की साजिश थी, कहां इन लोगों ने रेकी की थी और आगे अब इस पे क्या कुछ किया जा सकता है। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बाद देवरिया में पारंपरिक कला जिसका खूनी अंत रहा। दरअसल जिले के विष्णुपुर कला गांव में एक कलयुगी पत्नी ने मर्यादाओं की सारी हदें पार करते हुए अपने ही सगे दो भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की बेहद निर्मम और बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की शुरुआत सोमवार की दोपहर को हुई, जब पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर गंभीर विवाद शुरू हो गया।
झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में अंधी हो चुकी पत्नी ने सबसे पहले अपने दोनों मासूम बच्चों को पकड़ लिया, घर से बाहर निकाल दिया और फिर अपने पति को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद उसने पहले से घात लगाकर बैठे अपने दोनों भाइयों को बुलाया। तीनों ने मिलकर लाठियों और भारी डंडों से कमरे में बंद लाचार पति पर टूट पड़े और उससे तब तक बुरी तरह पीटते रहे जब तक कि उसकी जान निकल नहीं गई। इस खूनी खेल के दौरान जब आसपास के ग्रामीणों ने पीड़ित की चीख पुकार और शोर सुना तो वो दौड़कर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने पीड़ित को बचाने के लिए घर का मुख्य दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह लॉक था। बेबस ग्रामीणों ने जब देखा कि अंदर हैवानियत का नंगा नाच चल रहा है तो उन्होंने तुरंत अपनी सूझबूझ से खिड़की के रास्ते अपने मोबाइल फोन से इस पूरी वारदात का लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही जब स्थानीय पुलिस भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर पति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेजा, जब प्रशासनिक लापरवाही के चलते करीब 5 घंटे तक लाश लावारिस हालत में पड़ी, जिससे परिजनों में तो आक्रोश फैल गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी के दोनों भाइयों को तुरंत हिरासत में लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनको एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपको इन चारों खबरों में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।